तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सी। यानी जो पेपर है दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने भी ये पेपर नहीं देखा है तो वीडियो के यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप जाके वो पेपर देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड करा है हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इसके बिहाफ पर दोस्तों ये जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और इससे जो भी कनेक्ट यानी जो लिंक क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको विद सॉल्यूशन यानी इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की, जो क्या पूछा जाता है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पूर्ण संरचना के लिए साहित्य स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए, या दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों पर आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन कीजिए। पहला तो ये दोस्तों कि जो मैंने दोनों क्वेश्चन लिखे हैं ये दोनों क्वेश्चन एक है, इनका जो सेंस है दोस्तों आंसर लिखने का वो एक है, लेकिन जो इनका कह सकते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट कर दिया कि वर्डों के आधार पर अलग अलग, लेकिन दोस्तों दोनों क्वेश्चनों का मतलब एक ही है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत होना कि दोनों क्वेश्चन अलग है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों हम कैसे दोस्तों अपने इसको आंसर में हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन का एक बार दोस्तों मैं आपको मतलब बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पूर्ण संरचना के लिए साहित्य स्रोत के महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी दोस्तों हमारा जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास है यानी जो एशियन टाइम का है, यानी जो प्रीलिथिक मेसोलिथिक, इनकी जो पूर्ण संरचना यानी इनको हम जानने के लिए हमें जो भी लिटरेचर सोर्सेज मिले हैं उनका जो रिलेवेंस है, इनका इम्पोर्टेंस है वो हमें बताना है कि जो हमें लिटरेचर सोर्सेज मिले हैं इनको जानने के लिए भारतीय इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो वो सभी दोस्तों तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों आंसर कैसे लिखोगे आप अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आंसर में देखिए क्या लिखा गया। जैसे जो लिटरेसी सोर्स है, साहित्य स्रोत के अंतर्गत हम उन सभी समस्त सामग्री को सम्मिलित करते हैं यानी इकट्ठा ला करते हैं जो हमें ग्रंथों लेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह समस्त सामग्री इस प्रकार है। यानी दोस्तों जो हमें जो लिटरेचर सोर्सेज होते हैं, ऐसे नहीं कि खाली लिटरेचर सोर्सेज से ही हमारे क्या जो एशियन टाइम की हिस्ट्री हम उसे जानते हैं, नहीं, सिक्के आधार पर, धार्मिक ग्रंथ के आधार पर, सब के आधार पर दोस्तों हम क्या अपने जो प्राचीन हिस्ट्री है उसको जानते हैं। तो लेकिन जो साहित्य स्रोत के अंतर्गत दोस्तों हम ग्रंथों और लेखों के आधार पर क्या इन सामग्री को हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा प्राचीन जो भारत था वो किस प्रकार था। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों धार्मिक साहित्य है। ठीक है, यानी जो रिलीजियस सोर्सेज हैं, रिलीजियस सोर्सेज में दोस्तों जैसे हिंदू आ गया, बौद्ध आ गया और जैन धर्म सम्मिलित है। ध्यान रखना जो धार्मिक साहित्य है उसमें 3 धर्म ही शामिल है, हिंदू, बौद्ध, जैन और ग्रंथ। यानी इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से ही हमें दोस्तों हमारे जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास है उसको जानने में हमें सहायता मिलती है। तो पहला दोस्तों बात कर ले धार्मिक साहित्य में, पहला हिंदू धर्म ग्रंथ, यानी जो हिंदू धर्म में विद्वान हुए उनके जो भी ग्रंथ हैं, उनके द्वारा जो भी बुक है, ग्रंथ का मतलब दोस्तों एक बुक होते हैं, बुक यानी हिंदू धर्म के जो लोग थे उनके द्वारा जो भी उपचार यानी उपदेश दिए जाते हैं, उनके जो भी एक पेज में लिखे रहते हैं उनको ग्रंथ कहते हैं, है ना। तो बुक का एक बुक ही होता है नॉर्मल। तो हिंदू धर्म ग्रंथ में हम देख लेते हैं कैसे मतलब हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुख स्थान साहित्यों का यानी लिटरेचर्स का है, जिसमें 4 वेद है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ये सब सम्मिलित है। तो ध्यान रखना दोस्तों जो हमारा हिंदस यानी जो हिंदू रिलीजियस लिटरेचर्स है तो इनमें दोस्तों साहित्यों पर आधारित है 4। तो हमारे जो इसमें वेद है सबसे पुराने 4 कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना दोस्तों ये ऋग्वेद है, जिसमें हमें दोस्तों अपने भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। और दोस्तों सबसे जो नया है वो दोस्तों अथर्ववेद है, ये ध्यान रखना, जिसमें दोस्तों अगर कोई मंत्र, कोई ऐसा मतलब मंत्र वो लिखा रहता है सारा कुछ, वो दोस्तों ऋग्वेद से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पुराना यही है। इन चारों वेदों से क्या हमारे भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इनके अतिरिक्त दोस्तों ब्राह्मण सूत्र ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण, गाथा ग्रंथ, रामायण, महाभारत से सभी से दोस्तों क्या प्रमुख हिंदू ग्रंथ हैं। ध्यान रखना इनसे ही हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अब एक एक बात कर लेते हैं। जो 4 वेद मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं तो एक एक का थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, इनको भी ब्रीफ नॉलेज के साथ, है ना। एक ओवरव्यू देख लेते हैं किस प्रकार मतलब क्या वेद क्या इंपॉर्टेंस देता है भारतीय इतिहास को जानने के लिए। तो सबसे पहला बात करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हमें दोस्तों पूर्व वैदिक यानी जो वैदिक जो पीरियड है उनकी सभ्यता के बारे में पता लगता है, तथा अन्य 3 वेदों से हमें दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का पता चलता है।
ध्यान रखना दोस्तों, वैदिक काल को हम दो पार्टों बात करते हैं, एक तो वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल दोस्तों एक प्राचीन वैदिक काल था, यानी पहला था, और लेकिन इसके बाद जो वैदिक काल है वो उत्तर वैदिक काल। इसमें नई जो उत्तर वैदिक काल है यानी इसमें नई नई चीज़ों की जो मानव विकसित करने लगा, नए नए उपकरणों का उपयोग करने लगा, नए नए अपने जो जंगलों में दोस्तों इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने लगा, मतलब कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ तमाम। तो यानी उत्तर वैदिक काल में दोस्तों सभ्यता का पता चलता है कि उस समय जो वहाँ के लोग थे कैसे जीवन यापन करते थे, कैसे वहाँ पर जो वो खेती बाड़ी करते थे, कैसे वो सभी तमाम दवाई उपचार का उपयोग करते थे, वो हमें उत्तर वैदिक काल से पता चलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक काल में हुए आर्यों विस्तार, वह उनके धार्मिक विश्वासों तथा कर्मकांड की पद्धति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनसे हमें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो आर्य आए थे, और हमें पता है दोस्तों आर्यों ने ही भारत को दोस्तों क्या कहा था, भारत। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत को भारत किसने कहा था, आर्यों ने कहा था, जो कहाँ के थे दोस्तों, एशिया, यानी जो मध्य एशिया है वहाँ के रहने वाले थे आर्य। तो ध्यान रखना इसका, आर्य भारत को भारत कहने वाले थे, यही सबसे पहले भारत आए थे, जिन्होंने दोस्तों जो हम बात कर सकते हैं कि जो चार प्रणाली है ना वो वाली शूद्र ब्राह्मण, ये दो है ना दोस्तों आर्यों ने ही सबसे पहले बांटा था, यानी इनके द्वारा ही दोस्तों इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना है ना। और धार्मिक विश्वास कर्मकांड की पहचान पद्धति के बारे में दोस्तों हम, यानी इनके जो भी द्वारा कृतियाँ होती थी, धर्मकांड होते थे, धर्म को लेके मतलब ब्राह्मणों को ज़्यादा वो मानना, और जो शूद्र जो है ना सभी को मतलब क्या नीची जाति का मानना। तो ये सभी जो आर्यों के आगमन से ही दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों उपनिषदों से हमें आर्यों के दार्शनिक विचार जैसे आत्मा, ईश्वर के आगमन सिद्धांत आदि का पता चलता है। यानी जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद से दोस्तों आर्यों के जो दार्शनिक यानी जो फिलोसोफर्स है ना, फिलोसोफर्स के जो भी विचार है, उनकी जो आत्मा, ईश्वर के आगमन की बात करते हैं कि हाँ भगवान है, आत्मा भी होती है, तो ये सभी क्या दोस्तों उपनिषदों से हमें जानने को मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्मृतियाँ मतलब दोस्तों जैसे बोलते हैं ना किसी की याद में, स्मृति यानी कोई सपने होते हैं, इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं, तो स्मृतियाँ होती है। ठीक है, ध्यान रखना। स्मृतियों से हमें 300 ईस्वी यानी जो बिफोर क्राइस्ट से 600 बिफोर क्राइस्ट तक के समय की धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों पुराण। ये सभी हम दोस्तों हिंदू साहित्य ग्रंथ की बात कर रहे हैं, जिससे भारतीय इतिहास यानी जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसको जानने में सहायता मिलती है। बात कर लेते हैं पुराण से हमें मुख्यतः महाभारत के युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राज किया उनके बारे में ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। इनके प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए भी बहुत सहायता मिलती है। तो ये भी दोस्तों ध्यान रखना कि पुराण अभी वर्तमान में कितने हैं, 18 हैं, जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को हमें जानने में मिलते हैं। कैसे वहाँ की रिलीजियस, कैसी वहाँ पॉलिटिक, कैसी वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन थी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों आइए हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया साहित्य धर्म, बौद्ध साहित्य धर्म में। ठीक है, अभी हमने हिंदू साहित्य धर्म बात कर लिया, अब कर लेते हैं हम बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में, यानी जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सोर्सेज के रूप में हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों बौद्ध जो धर्म ग्रंथ को पिटक कहा जाता है। यानी दोस्तों जो बौद्ध धर्म ग्रंथ होते हैं ना उनको दोस्तों क्या पिटक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला तो है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के संगठन और उससे संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है दोस्तों सूत पिटक में दोस्तों बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन मिलता है। उपदेशों का मतलब दोस्तों जैसे लेक्चर दिए जाते हैं ना, जैसे कोई टीचर के द्वारा क्लास में लेक्चर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मोदी जी है, मोदी जी मतलब कहीं अलग अलग जगह जाकर देश में विदेश में अपने देश में कोने कोने में जाके मतलब क्या उपदेश देते हैं, विचार देते हैं। तो ऐसी दोस्तों वहाँ के जो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे वो सभी क्या उपदेश देते थे, यानी जनता को कैसे मतलब संबोधित करना है और कैसे मतलब वो प्रकृति के नियमों का पालन करते अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें। तो ये दोस्तों क्या सूत पिटक में हमें जानने को मिलता है। आदिधम्म पिटक में दोस्तों इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही दोस्तों त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। ओके, ये ध्यान रखना आप। बाद में महात्मा बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित कथाओं का निर्माण हुआ, जिनकी संख्या लगभग 549 आप जानते भी होगी। जो हमारी एल्लोरा और जो अजंता की गुफाएं, उनमें जो गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 में दोस्तों
हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और बात करें तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म से जुड़ी जो कहानी है वो जातक है। जातकों की संख्या लगभग दोस्तों 549 है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ओके, प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का ज्ञान होता है। इसमें हमें ईसा पूर्वी यानी जो बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्वी की 6ठी शताब्दी की राजनीतिक दशा का ज्ञान भी प्राप्त होता है, इसको भी आप ध्यान रखना। बात कर ले आगे तो दोस्तों श्रीलंका में रचित महावंश और दीपवंश, ध्यान रखना दोस्तों ये भी क्या बौद्ध ग्रंथ थे, महावंश और दीपवंश, ठीक है। ये एशियन टाइम पे हमें बताते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों जो महावंश और दीपवंश है ना वो भी हमें क्या दोस्तों जो गुप्त काल है यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन वंश है वो कैसे स्थापना है और वो कैसे मतलब गद्दी पर बैठा, जो मगध के जो राजा थे उसे हटा के, तो ये सभी जो तमाम बातें हैं ना दोस्तों महावंश और जो दीपवंश ग्रंथों में दोस्तों इनका जिक्र मिलता है। श्रीलंका में रचित महावंश और दीपवंश ग्रंथों ने भी प्राचीन इतिहास जानने में सहायता मिलती है। दोस्तों अगर आगे हमें चर्चा मिलने को मिलेगा तो महावंश हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी इतना ही, आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म ग्रंथ के बारे में। यानी दोस्तों जो जैन धर्म ग्रंथ है किस प्रकार एक रिसोर्सेज के रूप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा है, जिससे हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को दोस्तों जान सकें। तो आइए एक बार इससे भी मुलाकात कर लेते हैं, यानी इससे भी रूबरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जैन ग्रंथों को आगम पुकारा जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि बौद्ध ग्रंथों को दोस्तों पिटक पुकारा जाता है, जैसे ही दोस्तों जैन ग्रंथों को आगम पुकारा जाता है। बाद में उनका जो संकलन है पूर्व नामक ग्रंथों में किया गया, यानी जो बाद में इनका जो संकलन है यानी इनको जो एक जगह जोड़ा गया, एक जगह निखारा गया दोस्तों, वो पूर्व नामक ग्रंथों में किया गया है। और उसके पश्चात यानी उसके बाद उनका जो संकलन है अंग नामक 12 ग्रंथों में हुआ है। यानी उनके बाद पूर्व नामक संकलन के बाद दोस्तों अंग नामक 12 ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है, जिनमें से दोस्तों एक तो खो चुका है, लेकिन वर्तमान में भी अभी 11 भी मौजूद हैं, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में दोस्तों क्या सहायता मिलती है। तो ये भी दोस्तों एक हम कह सकते हैं कि रिसोर्सफुल के रूप में रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ जैन जो ग्रंथों हैं जिनके बारे में, है ना, जो भी क्या एक रिसोर्सेज के रूप में हमारे भारतीय इतिहास को जो इकोनॉमिक यानी जो सोशल सामाजिक स्थिति राजनीतिक स्थिति को जानने में सहायता देते हैं। तो एक बात कर लेते हैं दोस्तों भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु दोस्तों बात करूँ तो एक कह सकते हैं कि जैन ग्रंथ यानी कह सकते हैं एक जैन ग्रंथ के प्रमुख व्यक्ति है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु की दोस्तों एक पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र। क्या दोस्तों? कल्पसूत्र। तो दोस्तों कल्पसूत्र से ना हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, यानी उनके जो भी उस समय जो भी मतलब टेम्परेरी जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें दोस्तों हमें जानकारी मिलती है। कहाँ? किससे? भद्रबाहु के दोस्तों जो कल्पसूत्रक नामक ग्रंथ है उससे। बाद के समय में दोस्तों जो परिशिष्ट पर्व है, परिशिष्ट पर्व दोस्तों एक बुक है यानी ग्रंथ है जो दोस्तों हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि हेमचंद्र और भद्रबाहु की जो परिशिष्ट पर्व और कल्पसूत्र से हमें दोस्तों क्या चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो चंद्रगुप्त हमें पता है कि एशियन टाइम पर है ना, तो हमें क्या एशियन टाइम के भी बारे में पता चल गया। और दोस्तों वहाँ के जो सामाजिक रीति रिवाज उनके बारे में भी सब में हमें जिक्र मिल गया। किसमें? किसकी दोस्तों? भद्रबाहु की कल्पसूत्र और हेमचंद्र की दोस्तों परिशिष्ट पर्व। ओके, तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आगे। हम आगे दोस्तों एक रिसोर्सेज के रूप में रहता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ठीक है। ये भी हमारे क्या इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो आइए बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार हमारे लिए एक रिसोर्सेज के रूप में इम्पोर्टेंट रहता है। तो इनमें दोस्तों 9 यानी बात करें तो इसमें दोस्तों जो पहला पॉइंट है इसमें विदेशियों के यात्रियों का विवरण मिलता है ना, यानी जो विदेशी यात्रा आते थे चीन से यूनान से दोस्तों वो भारत में रह के दोस्तों वहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति दोस्तों अपने जो ग्रंथों में लिखते थे और वो एक रिसोर्सेज के रूप में आज हम उन्हें देखते हैं कि हाँ भारत में भी ऐसी स्थिति जीवन यापन थी उस समय। तो पहला दोस्तों धर्मनिरपेक्ष साहित्य में देखें तो इसमें विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है, जीवन चरित्र ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पता चलता है, जन साहित्य का दोस्तों क्या पता भी चलता है। तो पहले एक बात कर लेते हैं धीरे धीरे। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों विदेशियों का विवरण। इसमें दोस्तों जो यूनानी यानी जो ग्रीक हुआ करते थे, चीनी और मुसलमान लेखक यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लेखक राइटर थे वो यूनानी लेखकों में जैसे बात करें तो दोस्तों जस्टिन, प्लूटार्क आदि आते हैं। लेकिन प्रमुख यूनानी व्यक्ति दोस्तों आपको पता होगा मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक दोस्तों इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना दोस्तों यूनानी जो शासक थे उस समय तो वहाँ के जो मेगास्थनीज एक कह सकते हैं राजदूत के रूप में भारत आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में।
तो दोस्तों उनकी जो बुक है इंडिका हमें चंद्रगुप्त बारे में जानकारी देती है, यानी और जो चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के थे तो इसमें उनके बारे में ये हमें तमाम जानकारी भी मिलती है। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम चीनी यात्री से, यानी चीनी यात्री से कौन कौन आता है और कैसे एक रिसोर्सेज के रूप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चीनी यात्री में दोस्तों गुप्त काल में आया था कौन, फाहियान आया था। गुप्त काल में दोस्तों फाहियान आया था चीनी यात्री से, जिसके माध्यम से भारत की तत्कालीन धार्मिक, यानी तत्कालीन का मतलब दोस्तों उस समय, यानी जब फाहियान आया था भारत में तो उस समय की, यानी भारत की तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में ज्ञान उपलब्ध हमें कराता है। तो दोस्तों आइए अब आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मुसलमानों यात्री थे उनमें जैसे सुलेमान, मसूदी और अल-बरूनी हैं, जिनके माध्यम से दोस्तों भारत की स्थिति का भी जानने को मिलती है। अल-बरूनी है ना, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। हम बात कर लेते हैं जीवन चरित्र यानी यात्रा विवरण से किस प्रकार जानकारी मिलती है। तो समकालीन जीवन चरित्र भी उस समय के दोस्तों इतिहास को जानने में एक अमूल्य, यानी कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट मतलब सहायता या प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में दोस्तों कलहनकृत, राजतरंगिणी प्रमुख ग्रंथ हैं, जिससे कश्मीर के इतिहास का दोस्तों वर्णन हमें मिलता है। ओके, आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं सी पॉइंट, यानी जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जन साहित्य। तो जन साहित्य जिसका निर्माण दोस्तों विभिन्न विद्वानों के साहित्य के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और अन्य ज्ञान के विकास अथवा पूर्ति के लिए किया गया तथा जिससे भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये सभी जो तमाम मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ये क्या है, लिटरेचर सोर्सेज है, जिससे दोस्तों हमारे भारत को किस प्रकार की हमारी व्यवस्था रही, कैसी वहाँ चीज़ें फॉलो की जाती थी, वो सभी दोस्तों तमाम धार्मिक ग्रंथ, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे दोस्तों सिख हो, यानी सिख तो नहीं होते थे उस समय, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, तो इन्हीं तमाम जो ये धर्म थे इनके द्वारा ही दोस्तों इनके ग्रंथ थे, पुस्तक थे, विद्वान थे, वहाँ लोग रहते थे, तो इन सभी से दोस्तों हमें जिक्र मिलता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। जैसे दोस्तों बात कर लेते जन साहित्य में, जैसे कौटिल्य का दोस्तों अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का दोस्तों आपको पता होगा कौन है, विष्णुगुप्त है ना, ये ध्यान रखना। कौटिल्य का जो नाम है विष्णुगुप्त ही है ना। तो और विशाखादत्त का दो मुद्रा राक्षस यानी जो ग्रंथ है, इससे भी हमें क्या जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की। तो ये भी काफ़ी एक मतलब कह सकते हैं रिसोर्सेज के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको ईजिली वे में बता दिया कैसे मतलब कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पूर्ण संरचना के लिए साहित्य स्रोत का महत्व किस प्रकार रहा है इम्पोर्टेंट, कि जो हमारे भारतीय इतिहास को जानने में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी जो वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।